स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व आप सभी को ये पैगाम दे। स्वर्णिम सी सुबह सुनहरी से शाम दे। देश की खातिर मर मिटे, हर दिल में अरमान दे। आपकी हर सुबह इतनी हंसती और मुस्कुराती हो, सितारे भी उतरकर तिरंगे को सलाम दे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 क्षितिज अनिवार्य हिंदी का पाठ 3 सेनापति। सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलते हैं हम हमारे मूल पाठ की ओर। जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, कवि सेनापति रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभाजित हुआ था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल जो था वह 3 काव्य धाराओं में विभाजित हुआ था: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा। सेनापति जो है वो रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिबद्ध का तात्पर्य है कि तत्कालीन समय में रीति और परंपरा का अनुसरण करते हुए राज्याश्रय में रहते हुए जिन्होंने काव्य रचनाएं की वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। हम चलते हैं हमारे मूल पाठ की ओर। तो देखिए, सेनापति महाकवि सेनापति का जन्म संवत 1616 ईस्वी में दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा है, सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान दे सुनत कविताई है। कवि सेनापति रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो आप देखिए, जो आप कवि परिचय में लिखेंगे। रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कैसे कवि? भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है और इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। अर्थात ये जो उपाधि है सेनापति, ये इतनी प्रसिद्ध हो गई, ये इनकी एक पहचान बन गई कि इसी नाम से जाने जाने लगे। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में सेनापति की भांति थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए कि युगीन कवियों में और मौलिकता की दृष्टि से वो सेनापति की भांति थे। आप समझ पा रहे हैं? सेनापति हम किसे कहते हैं? जो सेना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके ऊपर सेना का पूरा कार्यभार होता है, जो उनका मुखिया या नायक होता है। तो भी काव्य कला में और मौलिकता में ये सेनापति की भांति प्रतीत होते हैं। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार बहुत ध्यान पूर्वक देखिए। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो आपको श्लेष का ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप ये कह सकेंगे कि जो कवि सेनापति थे उनकी जोड़ का श्लेष अलंकार का प्रयोग करने वाला दूसरा कवि नहीं है। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है अर्थात उपलब्ध नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्व में अलंकार और रस ध्वनि, ये आप किसमें लिखेंगे? शिल्प सौंदर्य में। कवित्वों में अलंकार। ये कवित्व क्या होता है बेटा? कवित्व जो होता है एक छंद होता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, दोहा, सोरठा, चौपाई छंद, वैसे ही कवित्व एक छंद होता है। और आज का जो हम पाठ पढ़ेंगे ऋतु वर्णन, वह कवित्व छंद में लिखा गया है, जो इनकी काव्य कृति है कवित रत्नाकर से लिया गया है। तो देखिए, इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे, आप जब विशेष लिखेंगे तो आप उसमें बताएंगे कि इनके काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज है। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति, महत्वपूर्ण है पंक्ति, रेखांकित कीजिए। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गांधीर्य उनके काव्य की विशेषता है। चलते हम आज के हमारे मूल पाठ की ओर। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों एवं उसके लक्षणों का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने वसंत ऋतु का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया। ध्यान पूर्वक देखिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हम उसमें वसंत ऋतु का मानवीकरण कवि ने किया है। और ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न पूछा गया था? कवि सेनापति का ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य में अनूठा क्यों है? तो हम पाठ पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। देखिए, ऋतु वर्णन करने के 2 है। एक होता है
आलंबन रूप और एक रहता है उद्दीपन रूप। तो कवि ने बाकी कवियों से हटकर एक अलग रूप में चित्रण किया है, आलंबन रूप में ना करके उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, इसलिए उनका ऋतु वर्णन अनूठा है, जो हम पाठ में पढ़ेंगे। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है, कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है, शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता है। इसी तरह से ये जो हम पहला कविता पढ़ेंगे कि इसमें जो है वसंत को एक राजा मान लिया है, और जिस प्रकार से राजा अपनी सेना के साथ सुसज्जित होकर पूरे साजो सामान के साथ चलता है, वैसे ही वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है। दूसरा जो हम छंद पढ़ेंगे, जो कविता पढ़ेंगे, इस तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति पर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। बहुत ही अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही है कि जब गर्मी से आप देखते हैं कि मई जून के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है, और फिर जब बारिश होती है तो मौसम कितना सुहावना आनंदमय हो जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, तो हमारी आंखें उस दृश्य को अविराम देखती रहती है, ऐसे सोचते हैं कि हम बिना पलक झपकाए इसके आनंद की अनुभूति करें। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए उत्सव की तरह होता है। बिल्कुल होता है, हमारा जो भारत देश है वह कृषि प्रधान देश है, और यहाँ मानसून को उत्सव की तरह मनाया जाता है। आपको पता है कि जब हमारे खेतों में वर्षा ऋतु आती है तो एक कार्यक्रम होता है, एक उत्सव होता है कि हम जब सबसे पहले खेत में बुआई करते हैं तो हल सोते का कार्यक्रम होता है, जिसमें हल की पूजा होती है, जो खेत जोतता है उसकी पूजा होती है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार किया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक होती है। सूरज का तेवर भी निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहा है। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन, क्या कहा है कवि ने, देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। अर्थात जब ये पाठ पढ़ेंगे, हम इसमें ऋतुएं पढ़ेंगे, बसंत ऋतु पढ़ेंगे, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जो चार प्रमुख ऋतुएं मानी गई है, उनका इतना जीवंत और सजीव वर्णन हम पढ़ेंगे कि वो हमारी आंखों के सामने होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए ये जो है ये सेनापति को कालजयी बनाता है। चलते हैं हम हमारे आज के कवित्व की ओर। जो हम पहला कवित्व पढ़ेंगे ऋतु वर्णन में, तो आप संदर्भ में लिखेंगे, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के, फिर से सुनिए ध्यान पूर्वक, प्रस्तुत काव्यांश रीति काल की रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि देव द्वारा रचित कौन सी कृति, अभी हमने आपको नाम बताया था पाठ परिचय के अंदर कि देव द्वारा रचित कृति कवित्र रत्नाकर से अवतरित है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में ऋतु वर्णन में संकलित है। तो आज हम ऋतु वर्णन पहला कवित्व एक छंद होता है, पहला कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ देखिए, क्या देखेंगे सबसे पहले शब्दार्थ। इस पाठ की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, शैली जो है वह चित्रात्मक है और वर्णनात्मक भी है। चित्रात्मक का तात्पर्य मैंने आपको अभी बताया था कि दृश्य हमारी आंखों के समक्ष सजीव सा उपस्थित हो जाता है। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखिए, बरन बरन, बरन बरन का अर्थ होता है अलग अलग रंगों के। तरु वृक्ष, तरु का अर्थ होता है वृक्ष। उपवन, वन आप जानते हैं, बाग बगीचे। उसके बाद आगे देखिए चतुरंग, ध्यान से देखिए चतुरंग, चतुरंगिणी सेना, हमारी जो सेना होती है उसके चार अंग माने गए हैं, जो हाथी सेना, घोड़े की सेना, रथ और चौथी होती है पैदल सैनिक। तो चतुरंगिणी सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है। आगे देखिए, आगे शब्दार्थ देखिए, दल का अर्थ तो सेना होता है। लहीयतु, लहीयतु का क्या अर्थ होता है, लहीयतु का अर्थ होता है लिए हुए, साथ लिए हुए। अगली पंक्ति में बंदी, बंदी शब्द का अर्थ होता है यशगान करने वाले। देखिए बेटा, बंदी जो आपने देखा था कि पहले जो राजा होते थे उनके दरबार में चारण कवि होते थे जो उनका गुणगान करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। तो बंदी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, यशगान करने वाले। और कोकिल, कोकिल को यहाँ पर वसंत ऋतु का यशगान करने वाले बंदीजन माना है। अगली पंक्ति में देखिए गुंजत मधुप, मधुप का अर्थ होता है भ्रमर, मधुप का अर्थ होता है भ्रमर। और भ्रमर ने यहाँ पर संगीतकार का रूप धारण कर लिया है। भ्रमर को यहाँ क्या मान लिया है, संगीतकार जो वसंत ऋतु का स्वागत कर रहा है।
आगे की पंक्ति में देखिए पुहुपन, पुहुपन का अर्थ होता है पुष्प, सुबास का अर्थ होता है सुगंधित बास। अगली पंक्ति में देखिए सोने में सुगंध, सोने में सुगंध आना एक कहावत है जो आपने सुनी होगी, सोने में सुगंध आना अर्थात सोना जो होता है और उसमें सुगंध आना, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि दुगुने आनंद की अनुभूति होना यहाँ पर सटीक प्रतीत होती है। तो अब देखिए वसंत को यहाँ ऋतुराज मान लिया है। अब हम जो है चलिए तो हम व्याख्या देखते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ ऋतुराज वसंत का, वसंत ऋतु का मानवीकरण किया गया है। तो हम व्याख्या करते हैं। आप लिखेंगे कि ऋतुराज वसंत का, ऋतुराज वसंत का आगमन हो गया है। वसंत ऋतु के आने से बरन बरन तरु फूले वन उपवन, वन उपवन में बाग बगीचों में रंग बिरंगे पुष्प, पेड़ों पर रंग बिरंगे पुष्प खिल गए हैं जो ऋतुराज वसंत की चतुरंगिणी सेना के समान ऋतुराज वसंत के साथ चले आ रहे हैं। वसंत ऋतु के आगमन से वन उपवन में रंग बिरंगे पुष्प खिल गए हैं जो ऋतुराज वसंत की चतुरंगिणी सेना है, और ऋतुराज वसंत अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर चले हुए आ रहे हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, पेड़ पौधों पर मधुर गान करती हुई कोयल बंदी जन के समान। फिर से देखिए जो कोकिल है, कोकिल अपनी मधुर ध्वनि में, कोकिल अपनी मधुर ध्वनि में कूक रही है, अर्थात कोयल ऋतुराज वसंत का यशगान कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण लयतु गयतु है, और पुष्पों पर गुंजार करते भौरे, गुंजत मधुप पुष्पों पर गुंजार करते हुए भौरे गान गयतु है, संगीतकार का रूप धारण किए हुए, अर्थात ऋतुराज वसंत के आगमन में संगीत गा रहे हैं भौरे। आवे आस पास पोहपन की सुबास सोई, और चारों ओर जो पुष्प फैले हुए हैं, चारों ओर जो पुष्प खिल रहे हैं उनसे सुगंधित सुवास, सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है। सोने के सुगंध मांझ सने रही ऋतु है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर खेतों में पीली पीली सरसों पीले फूलों के साथ लहराती है, और सरसों के फूलों से क्या आती है, सुगंध आती है। तो कवि कहते हैं कि सोने के सुगंध मांझ सने रही ऋतु है, चारों ओर सरसों के पीले फूलों से सुगंध भी आ रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो सोने में से सुगंध, सोने में से सुगंध आना कहावत सिद्ध हो रही है, अर्थात चारों ओर फैले हुए पुष्पों की सुगंधित वायु को देखकर सबका मन प्रसन्न हो रहा है, दुगुने आनंद की अनुभूति हो रही है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत वसंत ऋतुराज कहियतु है। कवि कहते हैं कि शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, ऋतुराज वसंत, ऋतुराज कवि सेनापति कहते हैं कि ऋतुराज वसंत अपने शोभा को समाज, अपनी चतुरंगिणी सेना, अपनी सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ सुसज्जित होकर चला आ रहा है, सुख साज, जिसके कारण चारों ओर सभी प्राणी सुखी हो रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वसंत ऋतु के आगमन से चारों ओर का वातावरण आनंदमय हो गया है, सभी प्राणियों को सुख की अनुभूति हो रही है। तो ऐसा लग रहा है मानो ऋतुराज राजा वसंत के आगमन पर सभी उत्सव मना रहे हैं। आवत वसंत ऋतुराज कही हेतु है, अर्थात ऋतुराज वसंत के आगमन पर चारों ओर सभी उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति जो होती है बहुत ही सुहावनी और आनंददायी प्रतीत होती है। अब इसमें विशेष देखिए आप क्या लिखेंगे। जब आप विशेष लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि काव्यांश में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का? ब्रज भाषा का। और शैली कैसी है इसकी? अलंकारों का प्रयोग हुआ है, इसलिए अलंकारिक शैली है। चित्रात्मक शैली है, मैंने कहा एक चित्र सा हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि जैसे वसंत ऋतु आती है तो आसपास का परिदृश्य कैसा होता है या हमारी आंखों के आगे साकार हो जाता है। और अलंकार तो आप देख सकते हैं, बरन बरन, बरन बरन में कौन सा अलंकार है? बरन बरन में शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ एक ही है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। और अनुप्रास अलंकार है जगह जगह, और मानवीकरण अलंकार, और रूप धारण कर लिया है। देखिए मैंने क्या कहा था कि जो कोयल है वो बंदीजन बन गई है, जो भ्रमर है वो संगीतकार बन गए हैं। तो रूपक अलंकार है, साथ ही मानवीकरण कर दिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले कवित्व की ओर। और जो अगला कवित्व है वो इतना महत्वपूर्ण है, परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। और क्यों पूछा जा चुका है इसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। हमने पाठ परिचय में अभी अभी पढ़ा था कि कवि सेनापति श्लेष के चमत्कार में सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। श्लेष एक अलंकार होता है, और कहाँ होता है?
मैंने एक अलंकार का वीडियो बनाया, आप उसमें देखिए कि श्लेष अलंकार कहाँ होता है, कि जब काव्य में किसी एक शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने यहाँ पर एक ही कवित्व दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इस स्लाइड में एक कवित्व दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अर्थ दो निकलेंगे। ये पूरा कवित्व बहुत महत्वपूर्ण है और इसके दो दो अर्थ निकलेंगे, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर कवि ने अपने काव्य कला कौशल से और श्लेष के चमत्कार से ग्रीष्म ऋतु को किसमें परिवर्तित कर दिया है? वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया है। इसके शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। क्षिति, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी। फिर आगे देखिए जले हैं, जले हैं शब्द को देखिए, इसके दो अर्थ हैं, जले हैं। देखो हम पहला अर्थ जो बोलेंगे वो ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में होगा, दूसरा अर्थ जो हम बोलेंगे वो वर्षा ऋतु के अर्थ में होगा। तो जले का अर्थ है जल रहा है या तो जलना, और दूसरा बारिश, वो वाला जल, पानी, ठीक है। तिन का अर्थ है तिन, घास। तरबर का अर्थ है वृक्ष, और वेरी मोस्ट हर्यो है। हर्यो है का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में हरण कर लेना अर्थात सूखा देना, और दूसरा हर्यो है का मतलब हरा हो जाना। वर्षा ऋतु में क्या होता है? हरा हो जाता है, समझ रहे हैं आप। और ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है? सूख जाता है हरा रंग। आगे की ओर देखिए महाझर, झर, झर का अर्थ होता है वर्षा की झड़ी लगना, और दूसरा अर्थ इसका निकलेगा प्रचंड ताप की झड़ी लगना। फिर आगे देखिए भादव, भादव के दो अर्थ हैं यहाँ पे। ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में दावानल अर्थात आग जैसी स्थिति होना, और दूसरा है भादव का महीना, भादव का महीना जो बारिश के लिए जाना जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। जलद के दो अर्थ है। ग्रीष्म ऋतु के अर्थ में तपती हुई या जलती हुई, और वर्षा ऋतु के अर्थ में शीतल पवन, शीतल पवन अर्थात जिसको हम देते हैं रिमझिम वर्षा होती है और फिर जो पवन चलती है उसके बारे में बताया है। आगे देखिए सेक, सेक के दो अर्थ है। ग्रीष्म ऋतु के लिए गर्म सेकाई, हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो कि आज तो हम सिक गए अर्थात हम जल रहे हैं। और वर्षा ऋतु के अर्थ में होता है सुखद आनंद की अनुभूति। आगे देखिए दारुण, दारुण शब्द का अर्थ ग्रीष्म ऋतु के लिए कष्टदायी या पीड़ादायी, और वर्षा ऋतु के लिए काट की। और तरनी का मतलब आप जानते हैं सूर्य और नाव, दो अर्थ है। सूर्य ग्रीष्म ऋतु के लिए और नाव होगा वर्षा ऋतु के लिए। आगे की ओर देखिए तरे, तरे का अर्थ होता है नीचे। सिरी, सिरी का नीचे देखिए अगली पंक्ति में, सिरी का अर्थ होता है ठंडी छाव। घन छाया यानी बादलों की छाया, घन का अर्थ आप जानते हैं बादलों की छाया। चाहिबो, चाहिबो का अर्थ है चाहना, चाहना। अब देखिए हम अर्थ देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं वर्षा ऋतु के नहीं ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, क्योंकि कवि सेनापति ने अपने काव्य कौशल और श्लेष के चमत्कार से ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु में परिवर्तित किया है, इसलिए हम सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का अर्थ देखेंगे। ध्यान पूर्वक देखिएगा। कवि सेनापति कहते हैं कि देखे छिति अंबर जिले चारी ओर छोर, तिन तरबर सबको रूप हर्यो है। कवि सेनापति कहते हैं कि देखो भयंकर गर्मी के कारण धरती से आकाश तक सब कुछ चारों ओर, चारों ओर छोर, चारों ओर सब कुछ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, देखिए ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से धरती से लेकर आकाश तक जले है चारी ओर छोर, सभी दिशाएं जलती हुई प्रतीत हो रही है, जल रही है। अगली पंक्ति तीन तरबर, घास और पेड़ पौधों का हरा रंग, हरे रंग का हरण कर लिया है किसने? ग्रीष्म ने। घास और पेड़ पौधों के हरे रूप का, हरे रंग का हरण कर लिया है, वो सूख गए हैं। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, और महाजर लागे ज्योति भादव की, सूर्य की प्रचंड गर्मी से, सूर्य की प्रचंड गर्मी से दावानल जैसी स्थिति हो गई है, दावानल सी स्थिति हो गई है और हर कोई पीड़ित हो रहा है। जलद पवन तन शेक मानो पर्यो है, और चारों ओर, ऊपर वाली पंक्ति का फिर से देखिए, चारों ओर किसका? महाजर लागे ज्योति की भादव की होती चले। सूर्य के प्रचंड ताप से दावानल जैसी स्थिति हो गई है, तो चारों ओर आग का सा प्रकाश फैल रहा है, सभी लोग जल रहे हैं। जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है, और तपती हुई वायु से, तपती हुई वायु से सेक, सेकाई हो रही है, तपती हुई वायु से सबके शरीर की सेकाई हो रही है, सभी लोग जल रहे हैं। अगली पंक्ति को देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। दारुण का अर्थ मैंने बताया था कष्टदायी,
सूर्य के प्रचंड ताप से सभी कष्ट पा रहे हैं, तो वह नदियों के पानी में जाकर आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। सिरी घन चाह चाइबो चित्त धर्यो है, और सभी बादलों की शीतल छाया और बादलों के नीचे जाकर आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। अब देखिए अगली जो दो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बिल्कुल एक जैसा होगा। जब वर्षा ऋतु के अर्थ में देखेंगे तो भी वही होगा और अभी भी वही होगा। तो हम सबसे पहले दूसरा अर्थ देखते हैं इसका वर्षा ऋतु के संदर्भ में। और अब जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में, और दूसरा लिखेंगे वर्षा ऋतु के पक्ष में। अब देखिए वर्षा ऋतु के पक्ष में, देखे छिति अंबर जले चारों ओर छोर। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से धरती से लेकर आकाश तक चारों छोर, चारों दिशाओं में जल ही जल दिखाई दे रहा है। जले है, जल ही जल दिखाई दे रहा है। वर्षा ऋतु के आगमन से चारों दिशाओं में जल ही जल दिखाई दे रहा है। घास और वृक्ष सभी का रंग तीन तरबर, घास और वृक्ष सभी का रंग हरा भरा हो गया है। महाझर लागे, महाझड़ी लग गई है, वर्षा की झड़ी लग गई है। ज्योति भादव की होती चले, और भादों के महीने में, भाद्रपद महीने में वर्षा की झड़ी लग गई है, और आकाश में बिजलियों के चमकने से प्रकाश दिखाई दे रहा। आपने देखी है ना आकाश में बिजलियां चमकती है। तो भादव के महीने में, भाद्रपद महीने में आकाश में बिजलियां चमकने से प्रकाश दिखाई दे रहा है, वर्षा की झड़ी लग गई है। जलद पवन तन सेक मान्यो पर्यो है, और बादलों से, जलद यानी बादलों से, बादलों को छूकर आने वाली वायु। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बहुत रिमझिम सी बारिश होती है और साथ साथ हवा चलती है बहुत तेज, और जब वो छींटे हमारे शरीर को, तन को स्पर्श करते हैं तो हमें एक सुकून की, आनंद की अनुभूति होती है। वही बात कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब। और वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से लोग आनंदित हो रहे हैं, और काठ की नावों में, मैंने तरनी का अर्थ क्या बताया था, नाव, और दारुण का अर्थ काठ, काठ की नावों में बैठकर नदियों को पार करके आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। सिरी घन चाहे चाहिबो चित्त धर्यो है, और बादलों की छाया के नीचे अर्थात वर्षा में आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं। अब देखिए, देखो चतुराई कवि सेनापति की। कवि सेनापति अपनी प्रशंसा करते हुए ही कहते हैं कि जू का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जू का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी काव्य कला की चतुराई को देखिए, देखो चतुराई सेनापति की, कविताई की, मेरी कविता करने की श्रेष्ठता को, मेरी काव्य कला की श्रेष्ठता को, चतुराई को देखिए। ग्रीष्म भीषण वर्षा की सम करो है, कि भीषण ग्रीष्म ऋतु को कवि सेनापति ने अपनी काव्य कला की श्रेष्ठता से वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया है। क्या अर्थ होगा कि कवि सेनापति ने अपने काव्य कला की श्रेष्ठता से, श्लेष के चमत्कार से ग्रीष्म ऋतु को वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया है। और वाकई में यदि हम इसका अर्थ देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु से भी अधिक सुंदर अर्थ निकल रहा है वर्षा ऋतु का। तो हम कह सकते हैं इस काव्यांश को देखकर कि कवि की जो शैली है यहाँ पर चमत्कार प्रदर्शन वाली है। कवि ने रूपक के साथ श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, अर्थात कवि श्लेष में सिद्धहस्त कवि कह सकते हैं हम। तो इसी के साथ हमारा ये जो काव्यांश है ये पूर्ण होता है। इसकी भाषा ब्रज है, छंद कवित्त है। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं फिर बताना चाह रही हूँ आपको। शेष पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।